हेलो दोस्तों, आनंद सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आज भारत के मंदिर निर्माण की शैली के बारे में। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैली है। एक है नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली, एक है बेसर शैली। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। द्रविड़ शैली को कहीं-कहीं आपको विमानन शैली भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। आइए हम बात करते हैं नागर शैली के बारे में। नागर शैली जो है 6ठी शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य इसका विकास हुआ था। यह उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भाग उड़ीसा कलिंग में इसका विस्तार हुआ था। और गुप्त वंश, प्रमुख वंश और राजा गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश, कलचुरी वंश और परमार वंश के काल में हुआ था। और ये एक 68 बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मंदिर निर्माण का अवशेष पहली बार किस काल में हुआ था। ये गुप्त वंश में गुप्त वंश में इसका पहली बार मंदिर का अवशेष मिला था। उससे पहले कहीं भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला था। पूजा स्थल मिली थी लेकिन ये कहीं पे गुप्त मंदिर का अवशेष नहीं मिला था, तो गुप्त वंश इसका आंसर लिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। आइए इसकी प्रमुख विशेषता को देखते हैं। शिखर ऊपरी भाग ऊंचा और वर्गाकार होता है। गर्भगृह मंदिर का मुख्य भाग के ऊपर शिखर होता है और मंडप और स्तंभ का अलंकार सुंदर होता है और आमलक और कलश शिखर के शीर्ष पर होता है। इसे कहते हैं आमलक। इसका चारों साइड जो गोल चक्री ऐसा है, इसे आमलक कहते हैं। इसके ऊपर कलश और इसके ऊपर ध्वज होता है। इसमें दिख नहीं रहा है आपको, इसमें इसके ऊपर ध्वज होता है। इसे मंडप कहते हैं। गर्भगृह में भगवान विराजमान होते हैं। और इसका उदाहरण मंदिर है खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, कोणार्क मंदिर उड़ीसा और मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। वर्तमान में इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या का राम मंदिर है, जो कि नागर शैली में बना हुआ है। ये बहुत एग्जाम में पूछ भी चुका है कि अयोध्या का राम मंदिर किस शैली में निर्मित हुआ है, तो नागर शैली में निर्मित हुआ है। आइए हम द्रविड़ शैली के बारे में बात करते हैं। इसका निर्धारण 6ठी से 16वीं शताब्दी में हुआ था और प्रदेश इसका जो है ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और दक्षिण भाग में इसका विकास हुआ है। और प्रमुख वंश और राजा चोल वंश, पांड्य वंश, चालुक्य वंश, होयसल वंश, विजयनगर साम्राज्य के काल में इसका उद्भव हुआ था। मुख्य विशेषता है इसका है विमानन ऊपर पिरामिड के आकार का होता है। इसका पिरामिड के आकार का होता है। गर्भगृह छोटा होता है और समतल होता है। गर्भगृह में क्या होता है, मंदिर विराजमान होता है, लेकिन नागर शैली की तुलना में द्रविड़ शैली में इसका गर्भगृह छोटा होता है। और दीवारों पर मूर्तियां और शिल्प का सुंदर कार्य होता है। और ये गौपुरम का प्रवेश द्वार बहुत ऊंचा और भव्य होता है। गौपुरम इसे कहते हैं। ये मंदिर नागर शैली की तुलना में गौपुरम इसका बहुत ही ऊंचा होता है और बहुत भव्य दिखता है सामने से। और इसका एक शैली का होता है कि बड़ा के ऊपर छोटा छोटा करते हैं। इसका शैली एक द्रविड़ शैली का जो है एक इसका शैली है। द्रविड़ शैली का एक इसका शैली है, जो कि इसके बड़ा छोटा छोटा, और इस पे जो है एक हर पार्ट में इसका मूर्ति लगा दिया जाता है। द्रविड़ है ना, दीवारों पर मूर्ति और शिल्प का सुंदर कार्य किया जाता है। इसका एक शैली है। और बृहदेश्वर मंदिर इसका उदाहरण है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, मीनाक्षी मंदिर मदुरै, बादामी मंदिर कर्नाटक, श्रीरामपुर तमिलनाडु इसका उदाहरण है। आइए हम बेसर शैली पे बात करते हैं। यह 7वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। इसका विशेष आपको दक्कन क्षेत्र में मिलेगा, जो कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के भागों में इसका अधिकतर निर्माण हुआ है। तो इसका चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल के काल में इसका निर्माण हुआ है। ये नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है बेसर शैली। और मंडप और स्तंभ सूक्ष्म नक्काशी का कार्य किया गया है इसमें। और शिखर का मध्यम ऊंचाई और बहुकोणीय होता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इसका ऊंचाई नहीं होती है शिखर का, और बहुकोणीय होता है। मंदिर में नक्काशी, मूर्ति कला एवं भित्ति चित्र मिलते हैं। और आइए इसका उदाहरण देखते हैं। पट्टुकल मंदिर कर्नाटक, होयसल मंदिर होयलीबीट, कैलाश मंदिर एलोरा का महाराष्ट्र, बादामी मंदिर, ये सब आपका बेसर शैली का उदाहरण है। आइए हम तीनों में अंतर समझते हैं। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। इसका शिखर वर्गाकार होता है, तो इसका पिरामिड होता है। और इसका मध्य ऊंचाई वाला बहुकोणीय होता है। इसका छोटा द्वार होता है, इसका बड़ा द्वार होता है। इसे गौपुरम कहा जाता है। द्रविड़ शैली के
द्रविड़ शैली का गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम, और ये मध्याकार का होता है। यह उत्तर भारत में, यह दक्षिण भारत में, यह मध्य भारत यानी दक्कन के क्षेत्र में आता है। नागर शैली उत्तर भारत, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, ये मध्य भारत में होती है। ये गुप्त काल में इसका मुख्यतः निर्माण हुआ है, और इसका निर्माण मुख्यतः बोल सकते हैं आप चालुक्य काल में हुआ है, और ये पल्लव के काल में इसका निर्माण हुआ है। और नागर शैली का विशेषता क्या है, इसकी चार, मान लीजिए चरखोट है, बीच में मंदिर है और चारों कोना पे मंदिर होता है। इसे पंचायतन शैली भी कहा जाता है, मतलब पंचायतन की शैली भी कहा जाता है। आइए द्रविड़ शैली में करते हैं। नागर शैली में तालाब का, उसके मंदिर परिसर में कहीं तालाब आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको प्रवेश मिलेगा, ना ही बाउंड्री मिलेगा। लेकिन द्रविड़ शैली में तालाब मिलेगा और आपको प्रवेश द्वार भी मिलेगा और बाउंड्री भी मिलेगा। रीजन भी है कि नागर शैली उत्तर भारत का है, उत्तर भारत में नदियाँ बहुत सारी है, लेकिन द्रविड़ भारत, दक्षिण भारत का नदियाँ का कमी है, इसलिए प्रवेश द्वार मतलब मंदिर के परिसर में तालाब दिखता होगा, ये भी रीजन हो सकता है। और बाकी इसके प्रवेश द्वार और इसके मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर का ये जो होता है गर्भगृह घुसने का रास्ता, ये बोला जाता है इसको मंडप। मंडप के द्वारपाल पे मतलब कि द्रविड़ शैली के द्वारपाल के रूप में गर्भगृह में प्रवेश द्वार पर किसका मूर्ति होता है, तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति का ये क्वेश्चन पूछा हुआ, यक्ष और यक्षिणी का मूर्ति होता है। आइए हम तीनों शैली से मिलाकर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नागर शैली के मंदिरों का प्रवेश विशेषता क्या है, ऊंचा शिखर मंडप की श्रृंखलाएं, विशाल गोपुरम और चतुर्भुज गर्भगृह का प्रकार, और सपाट छत्र और स्तंभों का प्रयोग। तो इसका एक हो जाएगा, सबसे ऊंचा शिखर और मंडपों की श्रृंखला होती है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, इसे गोपुरम कहा जाता है। बेसर शैली के विकास किन दो शैलियों के संगम से हुआ है, तो ये हुआ है नागर शैली और द्रविड़ शैली में। कोणार्क सूर्य मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये नागर शैली का उदाहरण है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आपका नागर शैली का उदाहरण है। विदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है, विदेश्वर मंदिर जो है आपका द्रविड़ शैली का उदाहरण है। खजुराहो का मंदिर किस शैली के अंतर्गत आता है, खजुराहो का मंदिर का जो है नागर शैली का उदाहरण है। आइए हम सातवां क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के शिखर को क्या कहा जाता है, द्रविड़ शैली के शिखर को जो है आपका विमानन कहा जाता है। चालुक्य शासकों ने किस शैली के मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा दिया है, ये दिया गया है आपको बेसर शैली को दिया गया है। आइए हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागर शैली का उदाहरण नहीं है, नागर शैली का उदाहरण इसमें खजुराहो मंदिर नहीं है, लिंगराज मंदिर नहीं है, मीनाक्षी मंदिर नहीं है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नहीं है, तो ये आपका मीनाक्षी मंदिर नहीं है। मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह का क्या महत्व है, गर्भगृह का महत्व देवता की मूर्ति का स्थान, गर्भगृह में हमारे भगवान विराजमान रहते हैं बीच में। होयसल मंदिर किस शैली का उदाहरण है, होयसल मंदिर जो है आपका बेसर शैली का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्रविड़ शैली की है, द्रविड़ शैली की उच्च शिखर विस्तृत गोपुरम, द्रविड़ शैली का विशेषता विस्तृत गोपुरम होता है। लिंगराज मंदिर किस शैली से संबंधित है, लिंगराज मंदिर जो है आपका नागर शैली से है। आइए हम कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। नागर शैली मुख्यतः उत्तर भारत में विकसित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यह शैली ऊंचे शिखर और मंडपों की बहुलता के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही है और व्याख्या भी करता है। द्रविड़ शैली को में गोपुरम की विशेष महत्व, बिल्कुल सही है। यह शैली मंदिर परिसर के बृहत प्रवेश द्वार होता है, यह भी सही है, दोनों व्याख्या भी कर रहा है। बेसर शैली द्रविड़ और नागर दोनों का मिश्रण है। यह शैली मध्य और दक्षिण भारत में प्रचलित है, दोनों सही है, एक व्याख्या भी करता है। बेदेश्वर मंदिर तंजावर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, इसमें विशाल विमान और एक विस्तृत परिसर है, दोनों सही एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। आइए हम 18 नंबर, खजुराहो का मंदिर मूर्ति कला का अत्यंत विशिष्ट है, ये भी सही है। ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है, दोनों सही एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर PDF चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करके आप PDF